हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 और यहाँ इस चैप्टर का हो जाएगा दी एंड। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है? देखिए भाई, आपके घर में हीटिंग कॉइल होगी। हीटिंग कॉइल, अरे आपके घर में वाटर हीटर होगा, आपके घर में रूम हीटर होगा, है ना? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसको हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं और उसको हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल पकड़ूं जिसको हम कहते हैं कॉइल, तो कॉइल आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की गोल 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 रहती है और यहाँ पे हम उसको एक करंट सप्लाई करते हैं, है ना? ये प्लस ये माइनस, ये करंट देने को दिया। होता क्या है बेटा, ये जो कॉइल होती है इसका जो मटेरियल यहाँ पे हम यूज करते हैं, ये मटेरियल होता है आपका मैग्नीन, है मैग्नीन या टंगस्टन। टंगस्टन इसका ये मटेरियल होता है। ठीक है, या तो मैग्नीन का, टंगस्टन का, और भी ऐसे मटेरियल है। सर क्या मतलब? ऐसे मटेरियल जिनकी रेसिस्टिविटी रो बहुत ज्यादा होती है। रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, रो का फॉर्मूला आपको याद है ना, RA/L। रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, मतलब लॉस भी ज्यादा। अब ये लॉस किस फॉर्म में होगा बताइए? यहां से करंट का लॉस हो रहा है, बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि आपने मटेरियल ही ऐसा चूज किया है जिसकी रेसिस्टिविटी हाई है। मैग्नीन, टंगस्टन, इस तरीके के और भी होते हैं। तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होना मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा होना। जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉस भी ज्यादा होगा। लॉस किस फॉर्म में होगा? लॉस होगा बेटा टेम्परेचर के फॉर्म में। लॉस होगा आपका टेम्परेचर के फॉर्म में। तो यही लॉस जो टेम्परेचर के फॉर्म में हो रहा है, हम उसको एज अ हीट यूज कर लेंगे। इससे हम पानी गर्म कर सकते हैं, इससे हम रूम को गर्म कर सकते हैं। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट ले लेना। ठीक है, क्योंकि इस रेसिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती ही है। जहां रेसिस्टेंस ज्यादा होगी वहां ज्यादा हीट जनरेट होगी, जहां रेसिस्टेंस कम होगी वहां हीट रेसिस्टेंस कम होगी। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन का वायर लगा होता है। बल्ब में टंगस्टन का वायर लगा होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का वायर क्या होता है? इसकी रेसिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। जब इसमें करंट भेजा जाता है तो ये इतना लॉस कराता है कि ये रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल गर्म। इतना गर्म होता है कि ये लाइट लुमिनस इंटेंसिटी आपको प्रोवाइड करता है। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इस पे भी बात होगी, ये कितना होता है, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, सारी चीजें। फिर हम लोग देखेंगे पावर क्या है? जैसे आप लोग कहते हैं कि हम इतने वॉट की मोटर लगा रहे हैं, कितना काम कितने देर में, बात करेंगे उस पर भी, पावर। फिर हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बढ़िया सा लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। तो कॉपी पेन उठाएं और नोट लगाएं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक करंट के कितने इफेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के बेटा 3 इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट, जो हम अभी निपटाएंगे, आज ही पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा होता है आपका
केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये तीन ही इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा भाई, रूम हीटर हो गया आपका वाटर हीटर हो गया, है ना, यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा कई बार, हाई टेंशन वायर जहाँ पे जाता है, जहाँ पे 440 वोल्ट का करंट बहता है, वहाँ पे कई बार बोला जाता है कि भाई पास से मत निकलिए, है ना, चिपक जाओगे। क्या मैग्नेट है? हाँ, उस फ्लोइंग एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी डेवलप्ड होता है। मतलब करंट की वजह से मैग्नेट, हाँ भाई हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनता है। इसका हम बहुत यूटिलाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, और इसको आपको अगले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी के बाद का चैप्टर है, वहां पे पढ़ना है, तो वहां इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट से कई बार केमिकल रिएक्शन भी करवाए जाते हैं। आपको याद है इलेक्ट्रोलाइसिस? हाँ, एक लिया जाता था कंटेनर, उस कंटेनर में हम लोग भरते थे कुछ लिक्विड, और उस लिक्विड को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लिक्विड होता था, इलेक्ट्रोलाइट ये एक ऐसा लिक्विड होता था जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, है ना। सारे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, ठीक है। सपोज मैंने इसमें एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। अब मैंने यहाँ पे एक रॉड लगाई, इस रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड किसकी लगाई, मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड लगाई। तो होगा क्या कि जब यहां पे आप एक करंट पास करेंगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो NaCl है ये Na+ और Cl- टूटेगा, है ना। और यहाँ पे इस Cl का, सोडियम का डिपोजिशन इस रॉड पे होना शुरू हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन से Na अलग और क्लोरीन अलग होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही करवाते हैं, और ये मेथड कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आपके घर में जो बैटरीज होती हैं, है ना, इन्वर्टर बैटरीज, उन सब में ये प्रोसेस यूज होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इतनी सारी चीजें, अरे भाई हमें तो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, अब हम तो आपको पूरा बताएंगे हीटिंग इफेक्ट। तो हेडिंग लगाएं हीटिंग इफेक्ट, ठीक। आप लोगों ने कुछ बेसिक से फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया है आपने? पढ़ लिया है सर करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। आपने पोटेंशियल पढ़ लिया है, वर्क फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ये तीन फॉर्मूले तो बिल्कुल पकड़ लें आप लोग, वरना इस चैप्टर से रूह निकल जाएगी। सर डरा रहे? अरे डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। इस चैप्टर का बिना इन फॉर्मूलों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फॉर्मूले निकाल दें, चैप्टर खोखले हैं, है ना, आपके शरीर से हड्डी निकाल दो तो हम तो खुश हो जाएंगे सर। हाँ, ऐसे ही खुश हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट एक तरीके से एक एनर्जी है, सोचेंगे कैसे आप, एक एनर्जी है। और अगर आपको एनर्जी देखना है तो इनमें एनर्जी का फॉर्मूला कहीं दिख रहा है? कहीं कोई एनर्जी दिख रही? करंट है, चार्ज है, टाइम है, वर्क है, रेसिस्टेंस है, एनर्जी तो है नहीं। लेकिन आपको पता है एनर्जी और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं। आपको यहाँ पे एनर्जी नहीं दिख रही, लेकिन आपको वर्क तो दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को उठाएंगे, V = W/Q। तो यहां से अगर मैं W निकालूं तो ये हो जाएगा V × Q। हाँ सर, बहुत बढ़िया। वर्क होगा पोटेंशियल × चार्ज, और हम यहाँ पे साइड में I = Q/T तो जानते ही हैं।
तो Q की जगह में IT लिख दूं? बताओ Q की जगह में IT लिख दूं? हाँ लिख दीजिए सर। तो V अपनी जगह पे Q की जगह मैंने लिख दिया IT। ये है आपका फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट का, VIT। रुकिए, अगर मैं V की जगह IR लिख दूं, V की जगह में IR लिख दूं, IR, I अपनी जगह पे है, T अपनी जगह पे है, हीटिंग इफेक्ट। भाई यही वर्क तो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा, I इंटू I स्क्वायर RT। तो हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला और ये बन गया। बहुत बढ़िया सर। और अगर मैं I की जगह V/R लिख देता तो यहीं पे I की जगह V/R लिख देता तो, दिख रहा है आपको? ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा? हाँ सर अभी तक तो दिख रहा है ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन RT, ये भी आपका हीटिंग एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बट ये जो फॉर्मूला है I स्क्वायर RT, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो I स्क्वायर RT है ना, इसको ना भूलना भाई, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं मैं, हाँ सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको ना भूलें। I स्क्वायर RT इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है? इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जूल्स ने कहा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के। हीटिंग इफेक्ट I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा हीट मिलेगा। हाँ भाई बात सही है। हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जितना ज्यादा कंडक्टिंग कॉइल का रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट मिलेगी मुझे, बात सही है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नॉट टेम्परेचर। टाइम जितनी देर भेजोगे भाई, गीजर में अगर आप 2 घंटे चलाओगे गीजर तो गीजर ब्लास्ट हो जाएगा सर, समझ रहे हो? 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा पानी गर्म होगा ना, टाइम पे भी तो बात है। तो इसी लॉ को उन्होंने इसी फॉर्मूले को उन्होंने एक लॉ के फॉर्म में पेश किया कि हीटिंग इफेक्ट I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीटिंग इफेक्ट रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीटिंग इफेक्ट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो ये रहा आपका हीटिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं पावर की। ठीक है, पावर क्या होता है भाई? पावर क्या होता है सर? पावर होती है सुपरमैन की शक्ति। देखिए भाई, 2 बच्चे थे, 2 नहीं सर, ढेर सारे बच्चे हैं। हाँ, ढेर सारे बच्चे हैं, मैं उनमें से 2 को बुला रहा हूँ। 2 बच्चे हैं और मैंने उनसे कहा कि आपको एक 15 लीटर की बास्केट 2 किलोमीटर के पास रख कर आनी है। यहाँ से चलना है और 2 किलोमीटर ट्रैवल करके 2 किलोमीटर सर, हाँ 2 किलोमीटर के बाद उसको रख देना है। ठीक है, दोनों बच्चों ने 15 लीटर की बास्केट उठाई, अपनी, एक दूसरे की नहीं, अपनी, जैसे आप लोग नहीं करते, अपनी, हाँ अपना कॉपी, अपनी बास्केट उठाई और 2 किलोमीटर के पास ले जाके रख दी। मैं कहूँगा किसने काम ज़्यादा किया? तो आप कहेंगे दोनों ने काम सेम किया। भाई दोनों ने वही 2 किलोमीटर ट्रैवल करे और दोनों ने वही 15 लीटर की बास्केट उठाई थी, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है? पावर उसकी ज़्यादा होगी जिसने उसी काम को कम वक्त में किया हो, तो पावर क्या है? पावर है वर्क अपॉन टाइम। जिसने टाइम कम लगाया उसकी पावर ज़्यादा।
जिसने टाइम कम लगाया उसकी पावर ज़्यादा। और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट सॉरी वर्क की होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। मतलब ये हो गया आपका जूल पर सेकंड। हाँ, जूल पर सेकंड को ही अपन कहते हैं वॉट, WATT। तो एसआई यूनिट इसकी होती है वॉट, जिसको अपन W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है सर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए डेरिवेशन, देखिए हम वर्क अभी निकाल चुके हैं, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और W हम अभी निकाल चुके थे V इंटू Q, याद है आप लोगों को। और Q की जगह हम लिखते थे, I की जगह हम लिखते थे Q बाई T। तो Q की जगह हम क्या लिख रहे थे? IT। अभी जो हमने किया, अरे 2 मिनट पहले वही कर रहे हैं। तो V की जगह V, Q की जगह IT, ये मेरा W। ठीक है सर। लेकिन पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह आप लिख दीजिए VIT और टाइम की जगह T, T से T खत्म। तो पावर का फॉर्मूला है बेटा VI, पोटेंशियल इंटू करंट। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट के बनाए थे। पहला तो आपको VI याद रखना है। अब V की जगह अगर आप IR लिख दें तो पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा। V की जगह लिख दीजिए IR, I अपनी जगह पे, तो I स्क्वायर R, ये भी एक पावर का फॉर्मूला है ना। और अगर मैं I की जगह V बाय R लिखूं तो I की जगह V बाय R, तो पावर का एक और फॉर्मूला होगा। V अपनी जगह पे, I की जगह पे आप लिख रहे हैं V बाय R, मतलब V स्क्वायर अपॉन R, ये भी पावर का एक फॉर्मूला होगा। तो पावर क्या है? पावर है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पॉज करें, इसको नोट करें। ये तीनों फॉर्मूले जरूरी हैं, क्योंकि जो डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बढ़िया से। ओके, ठीक है भाई, मिटा देता हूं मैं। तो न्यूमेरिकल नोट करें, न्यूमेरिकल नोट कर लें। न्यूमेरिकल नोट करें। पावर ऑफ अ लैम्प, पावर ऑफ अ लैम्प is, power of a lamp is 60 watt. Find the energy in joules. Find the energy in joules when current flows for 1 second. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक लैंप है, एक लैंप है जिसकी पावर आपको दे दी है कितनी? 60 वॉट। और अगर उससे सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने करंट पास किया तो कितना वर्क होगा, और वो वर्क जूल में होना चाहिए। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर आपको दिया हुआ है 60, वर्क हमें नहीं पता, टाइम दिया है 1, तो 1 इंटू 60, और वर्क की यूनिट जूल। इतना आसान? हाँ यार, इतना आसान। फॉर्मूला तो पता हो। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें, मिटाएं। ठीक है भाई, मिटा देते हैं। अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल। An electric bulb, an electric bulb is rated at 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt. Find the power consumed.
बढ़िया न्यूमेरिकल है, अच्छे से इसको समझिए। देखिए भाई एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया मुझे 20 वोल्ट का बल्ब दो, उसने 20 वोल्ट का बल्ब दिया, आपको जला के दिखाया, चलाइए, वाह बढ़िया सी रोशनी आ रही थी, ठीक है। आप उसे घर पे लेके आए, आपने उसे लगाया और आपने कहा अरे यार लाइट तो इतनी तेज आई नहीं थी जितनी उसके शॉप पे आ रही थी, उल्लू बना दिया हमें। और फिर वहाँ पे जाके उससे लड़ाई करेंगे। साइंस समझ लीजिए उससे, उसके पीछे भाई वहाँ पे उसके पास जो 20 वॉट का एनर्जी आपको दिख रही थी बढ़िया से जगमगाती हुई, वो 220 वोल्ट पे थी। आपके घर पे वोल्टेज कम है, वोल्टेज जब कम होगा तो वो उतना ग्लो करते हुए आपको अपने घर पे नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर किसी भी चीज़ की कोई भी पावर होती है तो वो किस पे होती है? आपके घर में आ रहे नॉर्मल वोल्टेज पे, 220 से 240 वोल्टेज पे। आप कोई भी चीज़ लाए, मोटर लेकर 80 वॉट की, अब आपके घर में जब पावर वोल्टेज कम हो जाएगा तो उसकी 80 वॉट पावर आपको नहीं मिलेगी, मोटर स्लो घूमेगी भाई, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब मेरा V1 था 220 वोल्ट, उस वक्त उसकी P1 पावर थी 100 वॉट। वो बोल रहा है अब मेरा वोल्टेज 110 वॉट हो गया है, तो पावर कितनी हो गई होगी, ठीक है, पावर कितनी हो गई होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI नहीं भाई, वोल्टेज बदल रहा है, करंट भी बदलेगा, हमें नहीं पता करंट कितना था कितना होगा, तो फिर क्या करें, इस कंडीशन में आप लोग यूज कीजिएगा रेसिस्टर वाला फॉर्मूला। P इक्वल्स टू VI होता था, देखो याद रट्टा नहीं मारना है ना, I की जगह V इक्वल्स टू IR होता था, I की जगह V बाय R, तो V अपनी जगह पे, I की जगह V बाय R, तो V इंटू V स्क्वायर R। ये वाला फॉर्मूला यूज करिए आप, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है लेकिन रेसिस्टेंस एक बार बल्ब की जो हो गई वो हो गई ना भाई। रेसिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे। अब बल्ब के अंदर का वायर थोड़ी ना बदलोगे तुम, ये बल्ब तो वही है ना जो 220 वोल्ट पे था, वही 110 पे। बल्ब के अंदर का जो भी वायर होगा, जुम ये वायर थोड़ी ना चेंज कर रहे हो आप, बात समझ में आई है। तो रेसिस्टेंस तो सेम रहेगी, इसलिए फॉर्मूला ये यूज करना। तो P1 इक्वल्स टू V स्क्वायर R, तो R को मैं कह देता हूं V1 का स्क्वायर अपॉन P1। तो V1 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन P1 कितना है 100, 2 0 से 2 0 स्वाहा कर दो, तो 22 इंटू 22 ये हो गया R, ठीक है। फिर एक और R निकाल सकते हैं, कैसे, V2 का स्क्वायर अपॉन P2, V2 का स्क्वायर हाँ 110 इंटू 110, P2 हमें पता ही नहीं, ये भी है R। अब समझिए दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा, चलो इसको R1 कह दो, इसको भी R2 कह दो। हमें पता है R1 इक्वल्स टू R2, R1 और R2 सेम होंगे, बल्ब थोड़ी ना चेंज कर रहे हो, तो R1 की जगह 22 इंटू 22 और R2 की जगह 110 इंटू 110 अपॉन में P2। इस P2 को ऊपर पहुँचाओ, इसको नीचे पहुँचा दो, तो P2 इक्वल्स टू 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22। तो 11 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 वॉट। तो देखो भाई पावर कितनी आ गई, 25 वॉट दिखता है, हाँ सर दिखता है, बढ़िया से दिखता है। तो पावर आ गई 25 वॉट, जहां वो 100 वॉट का था अब उसकी पावर 25 हो जाएगी। ऐसे भी मत सोचना, ऐसे भी मत सोचना अरे यार 220 से 110 आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, नहीं देखो भाई आधा नहीं हुआ, 1/4 हो गया। वो अंदाजा नहीं लगाओ, तुक्का नहीं मारेंगे हम। कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट समझो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझोगे कभी गलती नहीं करोगे, 100% दावे से आंसर निकालोगे, ठीक है। तो ये रहे न्यूमेरिकल्स और ये था इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिसिटी फिनिश।
नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो आपको अगले किसी चैप्टर पे मिलेगा। तब तक आप लोग इतना पढ़ें, रिवाइज करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।